वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 विजयनगर एंड इम्पीरियल एम्पायर। तो इस चैप्टर में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो एम्पायर हमारा 1565 के अंदर ख़त्म हो गया था, यानी कि वो जो था वो नष्ट हो गया था। ओके, तो उससे पहले पीरियड में हम पढ़ेंगे विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है एंड वो बहुत ही फ्लरिश्ड एंड एक फेमस एम्पायर है। उस पर बहुत सारे कार्टून्स बने, आपको याद होगा, हम जो जितने भी 90s के किड्स है, हमारे कार्टून नेटवर्क पे एक कार्टून आता था द एडवेंचर्स ऑफ तेनालीराम। छोटे से क्यूट से तेनालीराम होते थे, उसमें उनके राजा होते थे कृष्ण देवराय एंड बहुत सारी स्टोरीज है तेनालीराम की। इंडियंस को तो पता ही है उसके बारे में, अभी भी शोज आ रहे हैं उसके ऊपर। तो विजयनगर एक बहुत ही, आप समझ सकते हो, बहुत प्रॉस्परस किंगडम था। कैसे वो खत्म हुआ, क्या उसकी स्पेशलिटीज थी, कितने टाइप के किंग्स थे वहां पे, कितनी डायनेस्टीज आई, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर विजयनगर में पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एंड अगर किसी को नहीं पता है तो आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज़ के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको सभी की वीडियोज़ मिलेगी, 11th के भी। तो आप जाके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना। एंड इफ़ यू वांट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स क्वेश्चन आंसर्स दोनों, हर सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया है। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करोगे तो आपको वहाँ पर सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। फीड चेक करना, हाइलाइट्स चेक करना, अलग अलग हाइलाइट्स बना रखा है मैंने। हिस्ट्री क्लास 12, पॉलिटिकल क्लास 12, ज्योग्राफी क्लास 12, ईको क्लास 10, इनफैक्ट साइकोलॉजी इज ऑल्सो देयर। तो जाओ, नोट्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है, रिफ्रेशन नहीं है, बुक नहीं है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके आप सारे नोट्स ले सकते हो। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विजयनगर, अ सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर का मतलब क्या है? विजय मतलब विक्ट्री और नगर मतलब क्या होता है? सिटी। तो हम एक विक्ट्री सिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो विजयनगर है वो सिटी भी है और एक एम्पायर भी है। जो पूरा एम्पायर था उसका नाम भी विजयनगर था और जो उसका एक शहर था उसका नाम भी विजयनगर था। कब की बात है ये? 14th सेंचुरी की बात है। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? रिवर कृष्णा है हमारे सदर्न पेनिनसुला में, वहां से वहां तक जो था हमारा विजयनगर फैला हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो इंडिया का जो ये नीचे ऐसे पॉइंटेड हो जाता है श्रीलंका के ऊपर, इस रीजन में यहाँ पे हमारा विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश था। बीजापुर भी था यहाँ पे और हमारा गोलकोंडा भी था, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर पहले इतना था। उसके बाद ये एक टाइम ऐसा आता है जब ओडिशा को भी और बीजापुर को भी एक्वायर कर लेते हैं, जब कृष्ण देवराय हमारे राजा थे। ओके, फिर 1565 में ये जो विजयनगर एम्पायर है ये सैक्ड हो जाता है और डेजर्टेड हो जाता है। सैक्ड एंड डेजर्टेड मतलब ये नष्ट हो जाता है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाती है एंड ये डेजर्टेड हो जाता है। बट फिर भी अब आज के टाइम पे हमें कैसे पता है? 17-18 सेंचुरी के अंदर जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज करने आए, तो एक हमारे बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट इंजीनियर थे कॉलन मैकेंजी। उन्होंने विजयनगर के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया। उन्होंने वहाँ पे जाके डिस्कवरी एंड ऑल करा और उन्होंने हम सबको बताया अबाउट द हम्पी और विजयनगर, ठीक है। अब जो विजयनगर एम्पायर है, अभी भी कहते हैं वहाँ के कुछ पीढ़ियों के लोग रहते हैं। कौन से? एम्पायर से रिलेटेड लोग रहते हैं जो अभी भी याद रखते हैं विजयनगर एम्पायर को। उनको उनके सक्सेसर भी कह सकते हैं हम। कौन है वो? हमारे कृष्ण तुंग भद्रा डायोब में जो लोग रहते हैं वो अभी भी कहते हैं कि वो विजयनगर के ही लोग हैं और वो विजयनगर को हम्पी भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज हम्पी? हम्पी जो लोकल मदर गॉडेस थी विजयनगर की, हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द लोकल गॉड्स। उस जमाने में लोकल गॉड्स भी होते थे। तो जो लोकल मदर गॉडेस थी पंपा देवी, उनका नाम था हम्पी भी, और हम्पी के नाम से ही उस जमाने में ज्यादातर विजयनगर को जाना जाता था। ओके, तो सोर्सेस क्या है इसकी? हमेशा हमें ग्रे बॉक्स में सोर्सेस पता चलती हैं। तो सोर्सेस क्या, हमें कैसे पता हम्पी और विजयनगर के बारे में? हमें कैसे पता चला? हमें पता चला थ्रू ओरल ट्रेडिशंस। वही जो प्रीस्ट मंदिरों में ओरल उन्हें पता होता था, सुनी आई जो बातें होती हैं, ओरल ट्रेडिशंस, उससे मॉन्यूमेंट्स से, जितने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जितने भी हमारे विजयनगर के किंग्स थे, रूलर्स थे, वही आपको पता चलेगा। कृष्ण देवराय ने बहुत सारे टेम्पल्स और गोपुरम्स बनाए थे, उनसे पता चला। और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, इंस्क्रिप्शन हम सबको पता है, इंस्क्रिप्शन से हमें विजयनगर के बारे में पता चला। ओके, तो नाउ कम टू द टॉपिक 1, डिस्कवरी ऑफ हम्पी। ओके, तो कभी इस चैप्टर में विजयनगर को हम्पी बोलेंगे, कभी बोलेंगे विजयनगर, तो आप कंफ्यूज मत होना। विजयनगर इज हम्पी ओनली। तो अब हम्पी के बारे में सबको कैसे पता चला? तो आई टोल्ड यू दैट
कॉलोनियल मैकेंजी जो थे वो 1800 के अंदर वो विजिट करा उन्होंने विजयनगर में, और वहाँ पे उन्होंने रुइंस देखे, यानी कि टूटे भज्जे टेम्पल देखे उन्होंने, और कुछ और टूटी टूटी जो भी चीज़ें उन्होंने देखी, तो उससे उन्होंने रियलाइज़ करा कि यहाँ पे एक ज़माने में एक बहुत ही अच्छी इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन थी। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारे सर्वे मैप्स निकाले, बहुत मेहनत उन्होंने करी। दो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, वो अच्छा नहीं भी था, बट फिर भी उन्होंने हमारे इंडिया का काफ़ी सारा पास निकाल के भी बाहर लेकर आए थे। तो कॉलोनियल मैकेंजी इंजीनियर भी थे, आर्कोलॉजिस्ट भी थे, और वो इंडिया के आर्कोलॉजिकल सर्वे के हेड बनाए गए थे। टिल हिज डेथ वो हेड ही थे। बुक में एक बॉक्स में बता रखा है, उसको रीड करना। ठीक है, तो उन्होंने फाइंड करा था अबाउट द हम्पी। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ साइट, अगर कोई एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आया कि हम्पी का फर्स्ट सर्वे मैप किसने निकाला था, तो कॉलोनियल मैकेंजी ने निकाला था। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, वो गए सारे के सारे प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, विरूपक्षा टेम्पल जो था विजयनगर का, उनके पास गए। उन्होंने उनसे पूछा, उनकी मेमोरी में जो भी उनको याद था कि और कुछ सालों पहले क्या हुआ था, सबके बारे में कॉलोनियल मैकेंजी ने निकालना शुरू करा। मतलब उन्होंने जो साइट पे जो जितना कुछ भी काम था, फील्ड वर्क सारा कॉलोनियल मैकेंजी ने खुद करा। वो एक एक पंडित के पास गए, प्रीस्ट के पास गए अपनी टीम के साथ, एंड ही मेड अ फुल रिपोर्ट दैट विजयनगर एम्पायर क्या था। ठीक है, उसके बाद 1856 में फोटोग्राफर्स गए, वहाँ पे उन्होंने साइट्स की पिक्चर्स ली जो आपकी बुक में डाली हुई हैं। 1836 में एपिग्राफिस्ट गए। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं रिटन मटेरियल को। तो वो इंस्क्रिप्शन स्टडी करी और उन्होंने धीरे धीरे काफ़ी सारा हमें विजयनगर के बारे में पता चलने लगा। उसके बाद एक और हमारी हेल्प हुई थ्रू द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर। जैसे कि जितने भी हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जैसे कि इब्न बतूता हो गया और भी बहुत सारे, उनका जो अकाउंट्स थे, उनकी जो बुक्स उन्होंने लिखी थी, कहीं ना कहीं उसमें विजयनगर के बारे में मेंशन था। उससे हमने पता लगाया। एंड जो संस्कृत, कन्नड़, तमिल और संस्कृत टेक्स्ट थे, कोई सा भी टेक्स्ट है, पोएम हो गई, टेक्स्ट हो गई, कहानियाँ हो गई, और जैसे तेनाली रामन फोकलोर हो गई, उन सब से हमें बहुत हेल्प मिली टू नो द अबाउट द हम्पी। तो उससे हमें पता चला क्या था विजयनगर और क्या थी हमारी हम्पी। ओके, तो विद दिस हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 2 पे आ गए हैं, रायस, नायक्स एंड सुल्तान्स। ठीक है, तो जो ये विजयनगर किंगडम था ना, इसमें टसल चलती रहती थी बिटवीन रायस। रायस क्या है? जैसे आप कह सकते हो राजस्थान में राठौर होते हैं ना, राजपूत होते हैं, वैसे ही नीचे जो हमारा ये सदर्न पेनिनसुला था, यहाँ पे एक कास्ट थी रायस। ठीक है, दूसरे थे नायक्स एंड थर्ड थे सुल्तान। सुल्तान कौन है? जो हमारी दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी, उसके जो सुल्तान जो डेक्कन में रूल कर रहे थे, उनको सुल्तान्स कहा गया। तो इन तीनों के बीच में काफ़ी बार टसल हुई, और जब सुल्तान्स लड़े हमारे किंग से, तो एट दी एंड हमारा विजयनगर खत्म हो गया था। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश किसने करा था। तो कहा गया है कि फाउंडेड बाय 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों ने इस्टेब्लिश करा था, हरिहरा एंड बुक्खा। ठीक है, कब करा था? 1336 में। 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हरिहरा और बुक्खा ने इस्टेब्लिश करा था हमारा विजयनगर एम्पायर। और जो विजयनगर एम्पायर था, इट हैड डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर, यानी कि ये बहुत ही मिक्स्ड सा एम्पायर था। क्यों? क्योंकि विजयनगर के ऊपर बीजापुर था और इधर उड़ीसा था, तो हर एक जो कल्चर था इसका बिल्कुल ही इंटरमिक्स टाइप का कल्चर था। ठीक है, जो नदर्न फ्रंटियर था कंपीटेड विद सुल्तान ऑफ डेक्कन, गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा। इसका मतलब ये है, देखो कि विजयनगर जो है वहाँ से एक बहुत ही फर्टाइल रिवर निकल कर जा रही थी। कौन सी रिवर थी वो? हमारी हम सबको पता है, कृष्णा रिवर थी। और सी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता था विजयनगर एम्पायर पे। तो जहाँ पे भी आप अभी के टाइम पे भी मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई होती है ऑन रिवर वाटर्स, तो उस ज़माने में भी ऐसी होता था। विजयनगर किंगडम, बीजापुर एंड सल्तनत के बीच में लड़ाई होती थी ऑन द फर्टाइल रिवर वाटर और द सी ट्रेड रूट्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा फ्रंटियर्स में लड़ाई होती रहती। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं था कि लड़ाई थी तो डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। जो चोलास थे तमिलनाडु के, दे वर वेरी डेवलप्ड। चोलास के बारे में हमने 2nd चैप्टर में भी पढ़ा था। एंड होसलास ऑफ कर्नाटका, तो 2 किंगडम्स के बारे में हमें बता रखा है इसमें। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी इन चोलास इन तमिलनाडु एंड होसलास इन कर्नाटका। ओके, एंड इस रीजन की जितनी भी रूलिंग एलाइट थी, यानी कि जो राजा महाराजा थे, वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे इन गिविंग पैट्रोनेज। पैट्रोनेज क्या होती है? ज़्यादातर जैसे हमने भक्ति सूफी ट्रेडिशन में पढ़ा
था कि हर कोई जो भी ट्रेडिशन था, जो भी रिलीजन था, उसको किसी ना किसी किंग से पैट्रोनेज चाहिए होती थी कि वो उनके लिए मंदिर बनवा दे बड़े बड़े और कुछ कर दे। ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी भी रूलिंग एलाइट थी हमारी विजयनगर की, दे वर एक्सटेंसिवली गिविंग पैट्रोनेजेस। तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल थंजुवर टेम्पल बना था, चिनाक्श्वर टेम्पल बना था। और जो राइज थे, हमारे विजयनगर के राइज थे, उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स एंड गोपुरम्स बनवाए थे। ओके, तो टॉपिक 2.1 पर आ जाते हैं, किंग्स एंड द ट्रेडर्स। ठीक है, तो जो विजयनगर एम्पायर था, डेट वॉज अ वॉरफेयर जोन ओनली। वहां पे हमेशा वॉर होने का डर रहता था, और जो वॉर होता था वो होता था कैवलरी। कैवलरी वॉर होता है जो घुड़सवारों पे होता है, घोड़े के ऊपर होता है। अब जब घुड़सवारों वाला वॉर होना है तो घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी इन विजयनगर एम्पायर, तो घोड़ों को इम्पोर्ट कराया जाता था फ्रॉम अरेबिया। ठीक है, तो ट्रेड बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारे विजयनगर एम्पायर में। इंपोर्ट होते थे अरेबियन हॉर्सेस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर कैवलरी मतलब लिखने को आ जाए तो यू विल राइट दैट इट इज़ रिलेटेड टू हॉर्सेस। जो हॉर्सेस के ऊपर वॉरफेयर होता है उसको कैवलरी वॉरफेयर कहते हैं। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी मर्चेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक कम्युनिटी बन गई थी जो बाहर से इम्पोर्ट करवाते थे हॉर्सेस को, उसका नाम भी लिखा हुआ है बुक में, और उसको आगे वॉरफेयर के लिए तैयार करते थे और बेचते थे। 1498 के अंदर पोर्चुगीज आ जाते हैं हमारे वेस्ट कोस्ट पे। आप सबको पता है गोवा के अंदर भी पोर्चुगीज रहते थे पहले। ठीक है, तो पोर्चुगीज आ जाते हैं कॉलोनी बनाने, जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं हमारे। कब? 1498 में। किसके थ्रू आते हैं? थ्रू द ट्रेड रूट्स। ऐसे आते हैं कि हमें ट्रेड करने के लिए आए। एंड पोर्चुगीज वर वेरी पावरफुल उस जमाने में। उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत पावरफुल थी, और उनका जो ट्रेडिंग था वो बहुत ही पावरफुल था। तो वो आते हैं और अपनी मिलिट्री भी स्टैब्लिश कर लेते हैं वेस्ट कोस्ट पे, और अपना ट्रेडिंग भी लगा लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर। ओके, और जो हमारे पोर्चुगीज थे उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही सुपीरियर होती थी। ठीक है, तो वो मिलिट्री वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए कोई किंग उन्हें रोक भी नहीं पाया आके सेटल होने में इंडिया के अंदर। ठीक है, अब जो विजयनगर की मार्केट थी, विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा फ्लरिश था। जो मार्केट थी वहाँ पे स्पाइस का, टेक्सटाइल का और प्रेशियस मेटल का ट्रेड होता था। तो हर तरीके का ट्रेड हमारे विजयनगर मार्केट्स में चलता था। और जो वेल्दी पॉपुलेशन थी, आपकी बुक में बता रखा है, वो बहुत खर्चीली थी, बड़े महंगे महंगे मेटल्स भी खरीदते थे, कपड़े भी खरीदते थे। तो आपको जैसे दिख रहा है ट्रेड ज़्यादा था, इसलिए जो वेल्दी पॉपुलेशन थी वो भी थी हमारे विजयनगर एम्पायर में। और ह्यूज वेल्थ थी, यानी कि जब ट्रेड हो रहा है तो पैसे कमा रहे थे, ह्यूज वेल्थ थी। ह्यूज वेल्थ लेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द किंगडम, यानी कि विजयनगर प्रॉस्पर इसलिए था क्योंकि ट्रेड बहुत हो रहा था, लोगों पे पैसा बहुत था, इसलिए किंगडम फ्लरिश कर रहा था। तो विद दिस टॉपिक 2.1 कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक 2.2 पढ़ेंगे, द अपोजे एंड द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। द अपोजे एंड डिक्लाइन ऑफ एम्पायर में हम पढ़ेंगे कि विजयनगर एम्पायर खत्म कैसे हुआ, कौन लोग विजयनगर एम्पायर को रूल करते थे, रूलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, किसने विजयनगर को रूल करा और किसकी वजह से विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया, डेजर्टेड हो गया। ठीक है, जो पावर थी वो दो लोगों में डिवाइड थी विजयनगर की पावर। एक थी रूलिंग लिनियज, रूलिंग लिनियज मतलब राजा महाराजा थे एक तो, और दूसरी थी मिलिट्री कमांडर। दूसरी क्या थी? मिलिट्री कमांडर थी। ठीक है, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। फर्स्ट डायनेस्टी थी, उसका नाम था संगम डायनेस्टी, जो 1485 में जिसने विजयनगर का कंट्रोल ले रखा था। सेकेंड जो था वो मिलिट्री रूल था, यानी मिलिट्री कमांडर्स का रूल था, जिनका नाम था सलवाज, जो 1503 तक जिन्होंने अपना रूल रखा। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, याद रखना। जो सलवाज थे उनको रिप्लेस करा तलुवाज ने। तलुवाज वही हमारे तेलानी रमन के किंग कृष्ण देवा राय, राजा कृष्ण देवा राय, वो एक तलुवा किंग थे। उन्होंने रिप्लेस करा था सलवाज को, मिलिट्री कमांडर्स को। एंड इनके टाइम पे जो हमारा विजयनगर था वो सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ था। ठीक है, तो जब राजा कृष्ण देव राय जब किंग बने विजयनगर के, तो उस समय पे उस पीरियड को कहा जाता है लैंड एक्सपैंड सबसे ज्यादा हुआ था। सबसे ज्यादा उस समय पे विजयनगर जो था वो फ्लरिश हुआ था। तुंगभद्रा और कृष्णा डायोब, तुंगभद्रा और कृष्णा डायोब जो है यानी कि उड़ीसा और बीजापुर भी आप ले सकते हो, वहां तक जो हमारा जो विजयनगर एम्पायर था वो फैल गया था
इन द पीरियड ऑफ कृष्ण। जब कृष्णदेवराय किंग बनते हैं तो 1514 में उन्होंने रूलर्स और ऑफ ओडिशा को हरा दिया, ओडिशा भी आ गया विजयनगर के अंदर, और 1520 में जो सुल्तान थे बीजापुर के उनको भी उन्होंने हरा दिया। ठीक है, तो प्रॉपर वॉरफेयर में चल रहा था उस समय पे विजयनगर, पहले ओडिशा को हराया फिर बीजापुर को हराया और विजयनगर और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। बट ऐसा नहीं था, जिस समय पे वॉर होता है तो कंट्री, हमें पता है कंट्री की हालत खराब हो जाती है, बट विजयनगर में ऐसा नहीं था। पीस भी आई और प्रोस्पेरिटी भी आया, वॉर भी हो रहा था बट डेवलपमेंट भी साथ साथ में हो रहा था। बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए गए, गोपुरम्स बनवाए गए और एक नया ही शहर बनाया था उन्होंने, एक बहुत सुंदर शहर, बहुत डेवलप्ड शहर उस टाइम का, नगलापुरम। कृष्णदेवराय ने नगलापुरम उनकी मदर के नेम पे एक शहर बनाया गया। क्या नाम है उसका? नगलापुरम। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है। तो 1513 में कमान संभाली थी हमारे कृष्णदेवराय में, एंड 1529 में कृष्णदेवराय जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उनके बाद जो उनके सक्सेसर हैं, सक्सेसर कौन हो गए? उनके बेटे हो गए, उनके ग्रैंडसन हो गए, कोई भी उन्होंने कमान संभाली हमारे किंगडम की, विजयनगर किंगडम की, बट वो इतना ज़्यादा अच्छे से होल्ड नहीं कर पाए विजयनगर किंगडम को। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, तो जो सक्सेसर बनते हैं हमारे विजयनगर किंगडम के, यानी कृष्णदेवराय के सक्सेसर जो थे, वो उनकी लड़ाई हो जाती है विद ऑल द नायक्स एंड चीफ। उनकी लड़ाई हो जाती है नायक्स और चीफ से, एंड उनको रिप्लेस कर देते हैं हमारे अराविदु। कौन? अराविदु। अब तुलावास खत्म हो गए, नई डायनेस्टी आ गई 1524 में, लीनिएज आ गई अराविदु। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1524 में तलुवास खत्म हो जाते हैं और 1524 के अंदर हमारी नई लीनिएज आ गई है अराविदु। ठीक है, अब अराविदु क्या करता है? अराविदु के जो किंग होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं रामाराय, उन्होंने क्या करा, उनकी लड़ाई हो जाती है विद ऑल द सुल्तान्स। 3 सुल्तान थे हमारे, कौन कौन से थे वो? बीजापुर के, अहमदनगर के एंड गोलकोंडा के। इन तीनों से इनकी लड़ाई हो जाती है। पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ, बुक का बाद में पढ़ूंगी। तीनों से रामाराय की लड़ाई हो जाती है, जो विजयनगर किंगडम को जिन्होंने अराविदु डायनेस्टी के थे संभाल लिया था, इनकी लड़ाई हो जाती है विद तीनों सुल्तान्स। अब तीनों सुल्तान से इकट्ठे इनकी लड़ाई होती है, वॉर में ये आते हैं, 3 सुल्तान मिलकर इन पे हमला करते हैं और हमले में ये हार जाते हैं और उसके बाद विजयनगर किंगडम खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ जो तीनों के तीनों सुल्तान इकट्ठा हो गए रामाराय के खिलाफ, यानी विजयनगर किंगडम के खिलाफ लड़ते हैं? तो रीजन उसका ये था कि जो रामाराय हैं वो तीनों सुल्तान को आपस में भड़का के उन्हें आपस में लड़वाना चाह रहे थे, और ये बात तीनों ही सुल्तानों को पता चल जाती है कि जो रामाराय हैं वो कोई चाल खेल रहे हैं और वो हम सबको आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। जब सुल्तान को ये रियलाइज होता है तो वो तीनों सुल्तान इकट्ठे होके रामाराय के ऊपर हमला करके एंड हमारा विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें अपनी लैंग्वेज में बता दिया है कि अराविदु डायनेस्टी के जो रामाराय थे उनके वजह से हमारा विजयनगर एम्पायर जो है वो डेजर्टेड एंड खत्म हो जाता है। लेट्स स्टडी इन द बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ओके, तो 1565 में बैटल होती है किसके बीच में? विजयनगर के एंड बाकी तीनों सल्तनत के बीच में। कहाँ पर होती है? राक्षसी टंगड़ी, आपको ये याद रखना है, जिसको टालीकोटा भी कहा जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीजापुर सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत तीनों इकट्ठी आती है और एक साइड पे हमारा विजयनगर किंगडम होता है। एज अ रिजल्ट जो हमारा विजयनगर है वो डिफीट हो जाता है और एम्पायर खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। और उसके बाद अब विजयनगर एम्पायर खत्म, तो जो वहाँ के रूलर्स बचे थे वो अपना फोकस कर देते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट। अब वो विजयनगर को छोड़कर ईस्ट की तरफ फोकस करते हैं, पेनकोंडा और लेटर चंद्रगिरी की तरफ वो लोग मूव कर जाते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। तो आपको बस ये याद रखना है कि कब ये हमारा जो किंगडम था खत्म कब हो जाता है? 1565 के अंदर। अब सेकेंड चीज जो इम्पोर्टेंट हमारी बुक में बता रखी है वो ये है कि जो रामाराय हैं इन्होंने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्या था कि तीनों की तीनों सल्तनत इनके खिलाफ आ गई। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि ही वॉज ट्रिकिंग, वो ट्रिक कर रहे थे सुल्तान के साथ, उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे, इसलिए सुल्तानों ने अपना बदला लिया। और उनसे पहले अराविदु डायनेस्टी से पहले जब कृष्णदेवराय राजा थे तो सुल्तान और राइस के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। इनफैक्ट जो कृष्णदेवराय थे उन्होंने कई सारी सल्तनत को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था ठीक है कि सल्तनत आके एस्टैब्लिश हो जाए। एंड एट द सेम टाइम जब कृष्णदेवराय की डेथ हुई थी तो जब सक्सेशन का इशू आया कि अब उनके बाद कौन राजा बनेगा, तो उस समय पे भी जो सुल्तान्स थे उन्होंने मदद करी थी। तो आपस में कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी सुल्तान्स एंड राइस के बीच में। बट जब हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे रामाराय जो विजयनगर के,
उन्होंने जब ट्रिक करा तो सारे के सारे सुल्तान्स ने रिटेलिएट करा एंड एट द एंड विजयनगर एम्पायर डिफीट हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट। 2.3 शुरू करते हैं, द राइज एंड द नायक्स। तो राइज कौन है? राइज जो किंग है उनको राइज कहा गया है, एंड नायक्स कौन है? जो हमारे मिलिट्री के जो लीडर्स थे उनको नायक्स कहा गया है। ठीक है, तो जो मिलिट्री चीफ थे वो कंट्रोल करते थे फोर्ट्स को भी, एंड दे हैड आर्मीज ऑल्सो, यानी कि जो विजयनगर एम्पायर के जो मिलिट्री चीफ्स थे उनके पास अपने किले भी होते थे, एंड उनके पास अपने आर्म्ड सपोर्टर यानी कि आर्मी भी हुआ करती थी। वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते रहते थे, एंड दे वर नोन एज द नायक्स। उनको क्या कहा जाता था? नायक्स। ठीक है, दे वर सबऑर्डिनेट टू द किंग। वो किंग के नीचे होते थे, यानी कि वो उन्होंने खुद को किंग को समर्पित किया होता था, वो किंग के लिए काम करते थे। बट ऑफन कई बार ऐसा होता था कि जो नायक्स होते थे वो किंग से झगड़ा करने लगते थे, उससे रिबेलियस हो जाते थे, किंग के ऊपर ही हमला करके उससे उसकी गद्दी छीनने की कोशिश करते थे कई बार। एंड मोस्टली जो हमारे नायक्स थे दे वर सबऑर्डिनेट टू द किंग। ठीक है, अब ये एक नया सिस्टम था हमारा विजयनगर एम्पायर में जिसको कहा गया अमर नायक सिस्टम। ठीक है, इट वॉज अ पॉलिटिकल इनोवेशन, यानी कि एक इनोवेटिव जो सिस्टम था जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर था टू द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ऐसा भी बोला गया कि ये जो दिल्ली सल्तनत की इक्ता सिस्टम है उससे ही डेराइव किया गया होगा, उससे ही इन्होंने कॉपी करके बनाया अमर नायक सिस्टम। ठीक है, तो अमर नायक क्या थे? अमर नायक मिलिट्री कमांडर्स थे। अमर नायक कौन थे? ये मिलिट्री कमांडर्स थे, और ये जो होते थे ना इनको रायस यानी कि जो राजा होते थे वो इनको अथॉरिटी दे देते थे, थोड़ी सी अथॉरिटी इनको मिलती थी, यानी कि इनको टेरिटरीज दी जाती थी। ये चीफ मिलिट्री कमांडर्स थे, इनको अमर नायक कहते थे, इनको अपनी टेरिटरीज दी जाती थी और इनको ड्यूटी दी जाती थी टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट। यही हर एक पीजेंट फार्मर से जाके कलेक्ट करते थे टैक्सेस और ड्यूज। ठीक है, और इनको ये भी इजाजत थी कि थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू ये खुद के अपने पर्सनल नीड के लिए अपने पास रख ले, और जो इनके इतने सारे एनिमल्स होते थे इनके पास आर्मी मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, उनके नीड के लिए भी ये थोड़ा सा जो टैक्स था अपने पास रख सकते थे। ठीक है, दे प्रोवाइड इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स टू द विजयनगर एम्पायर। अब हर एक जो एम्पायर है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसकी आर्मी। तो ये जो अमर नायक्स थे ये बहुत ही इफेक्टिव आर्मी प्रोवाइड करते थे टू द विजयनगर राइज यानी विजयनगर के राजाओं को, इसलिए वो इनको अथॉरिटी दे देते थे। ठीक है, रेवेन्यू वॉज ऑल्सो यूज इन द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल एंड इरिगेशन वर्क, यानी कि जो ये अमर नायक्स होते थे ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उस रेवेन्यू का टेम्पल बनाने में भी बहुत यूज होता था और इरिगेशन के वर्क के लिए भी बहुत यूज होता था। ठीक है, अमर नायक जो थे वो किंग को ट्रिब्यूट देते थे। एज आई टोल्ड यू दे वर सबऑर्डिनेट टू द किंग, तो ये किंग को ट्रिब्यूट देते थे। हर एक कोर्ट मीटिंग जब होती थी, जब सभा में सब इकट्ठे बैठ के बातचीत होती थी तो अमर नायक प्रेजेंट होते थे, अमर नायक आते थे, किंग को गिफ्ट्स देते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया होता था वो देते थे। तो बहुत ही इनका अच्छा टाइप का रिलेशन था। ये गिफ्ट क्यों देते थे? टू शो देयर लॉयल्टी कि हम राजा आपके सब अधीन ही है, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, एंड ये उनको गिफ्ट्स भी दिया करते थे। ठीक है, तो 17th सेंचुरी से क्या होना शुरू हो गया? जो नायक्स थे, अमर नायक्स थे, कुछ नायक्स ने अपना अपना किंगडम एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब पता है हर करप्शन हर जगह में हर जमाने में था, तो जब उनको ज्यादा पावर मिलने लगे नायक्स को तो कई नायक्स ने अपना ही किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया, राजा से अपना नाता तोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो इतना अच्छा सिस्टम एस्टैब्लिश हो रखा था, सेंट्रल का जो इंपीरियल स्ट्रक्चर जो था ये, कि जैसे आप आज के टाइम पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर था कि पहले राजा है फिर अमर नायक है, ये जो स्ट्रक्चर था ये फॉल हो गया। क्यों? क्योंकि अमर नायक्स ने अपना अलग अलग किंगडम एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए थे। तो विद दिस आपका टॉपिक 2.3 कंप्लीट, यानी कि टॉपिक 2 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 3 पे आएंगे जिसमें मेनली हम एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और विजयनगर। पहले ही बता रही हूँ बहुत ही अलग सा है हमारा विजयनगर। अभी तुम यूट्यूब पे एक सर्च करना विजयनगर टेम्पल्स हम्पी, तो आपको इतनी सारी वीडियोस दिखेंगी, इतने अलग अलग टाइप के तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसी नक्काशी कारीगरी वाली
बड़े बड़े टेम्पल्स दिखाई देंगे तुम्हें। एक कई एनिमेटेड वीडियोस भी हैं हमारे विजयनगर के फोर्ट की। तो पहले ही बता रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इजी लैंग्वेज में कि विजयनगर जो था, एक तो वहाँ बड़े बड़े रिजर्वोयर बने हुए थे। रिजर्वोयर क्या होते हैं? पानी इकट्ठे करने के बड़े बड़े जगह बनी हुई थी, जिससे कैनाल सिस्टम के थ्रू पूरी सिटी के अंदर पानी जाया करता था, पूरे एम्पायर के अंदर। और उस जो रिजर्वोयर था उसमें तुंगभद्रा रिवर से पानी आता था। तो बहुत ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे वहाँ पे, बड़े, बिल्कुल ही जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि बहुत ही अलग अलग टाइप की हमारी उस जमाने में थी। तो अब तो टेक्नोलॉजी उनके पास और बेटर थी, तो बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट रिजर्वॉयर्स बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट टेम्पल्स बने हुए थे, बहुत ही सुंदर टेम्पल्स बने हुए थे। और विजयनगर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी हो रखी थी विजयनगर एम्पायर की। जितने भी अपने एम्पायर देखे हैं, अभी हम आजकल बहुत पुरानी सीरीज देखते हैं वाइकिंग्स वगैरह, तो हमने देखा है वो जो उनका जगह होती है, सिटी होती है, उसके बाहर फोर्ट की दीवारें सी लगा देते हैं, फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, किला बंद कर देते हैं। तो वैसे ही जो विजयनगर एम्पायर था उसमें 7 फोर्टिफिकेशन थी, ऐसे चक्र में, और जैसे भी आप कह सकते हो 7 फोर्टिफिकेशन हो रखी थी। और जो फोर्टिफिकेशन की दीवारें थी, पहले एक गोला घुमा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 7 फोर्टिफिकेशंस हो रखी थी। एंड 2 वॉल्स के बीच में कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा था, कहीं पे फॉरेस्ट था, कहीं पे ग्रेनरी थी, अनाज जहाँ पे स्टोर होता था, कहीं पे लोकल पॉपुलेशन सेटल थी। तो बहुत ही अलग टाइप का आपका सिस्टम था। आप अगर वीडियो देखोगे, अब सर्च करना यूट्यूब पे कि फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर, तो अच्छे से तुम्हें जब विजुअल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और अभी रीडिंग तो मैं तुम्हें इसकी करा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके का फोर्टिफिकेशन सिस्टम था। तो लेट्स स्टडी द टॉपिक 2.3। ठीक है, विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टडी द टॉपिक 3। ठीक है, तो इसमें हम फिजिकल लेआउट और डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे अबाउट द विजयनगर एम्पायर। टॉपिक 3.1 पे आ जाओ, वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो जो हमारा विजयनगर एम्पायर है, ये नेचुरल बेसिन जो है रिवर तुंगभद्रा की वहां पर हैगा। क्यों? क्योंकि तुंगभद्रा रिवर जाती है और यहाँ से हमारा नेचुरल बेसिन बन जाता है। तो विजयनगर एम्पायर में पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स। ग्रेनाइट हिल्स है, उनसे ये सराउंडेड था। आप सब यूट्यूब पे पिक्चर से चेक करोगे, गूगल पे पिक्चर चेक करना ग्रेनाइट हिल्स की, कितनी ब्यूटीफुल है ये। और इन्होंने सिटी को आसपास से सराउंड करा हुआ था। एम्बैकमेंट फॉर रिजर्वॉयर्स, यानी कि बहुत सारे एम्बैकमेंट्स बने हुए थे रिजर्वॉयर तक जाने के लिए। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि रिजर्वॉयर बने हुए थे और उनकी एम्बैकमेंट्स यानी कि नालियां टाइप बनी हुई थी, जिससे चला जाता था पानी पूरे सिटी के अंदर। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए। तो रिजर्वॉयर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यानी कि पानी स्टोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? टैंक्स बनाने। तो बहुत बड़े बड़े टैंक्स बने हुए थे उस जमाने में भी टू स्टोर वाटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टैंक है हमारा कमलापुरम टैंक, जिसको आज के जमाने में भी कमलापुरम टैंक कहा जाता है। इट वॉज यूज टू इरिगेट फील्ड, वहां पे बहुत पानी जमा होता था और उसको फील्ड के इरिगेशन के लिए यूज करा जाता था। और जो हमारा कमलापुरम टैंक था, उसी से पानी जाता था टू द रॉयल सेंटर, यानी कि जो रॉयल घराना था वहां पे भी जो हमारा कमलापुरम टैंक है उससे पानी जाता था, कैनाल्स के थ्रू, एम्बैकमेंट्स के थ्रू। ओके, दूसरा आपका बताया गया है हिरिया कैनाल। क्या बनाया गया है? हिरिया कैनाल। ठीक है, तो ये हिरिया कैनाल जो था, वो जो तुंगभद्रा रिवर थी उसके पास में जो डैम था वहां से निकलता था ये, एंड ये पानी पहुंचाता था टू द सेक्रेड सेंटर एंड द अर्बन कोर। अभी आगे आप पढ़ोगे अबाउट द सेक्रेड सेंटर एंड द अर्बन कोर, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो कि सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर क्या हैगा। अब ये जो दोनों चीजें थी, कमलापुरम टैंक एंड हिरिया कैनाल, दे वर बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ द संगमा डायनेस्टी। तो ये किसने बनवाई थी? ये संगमा डायनेस्टी के जो किंग थे, रूलर्स थे, उन्होंने बनाए थे ये वाटर रिजर्वॉयर्स। ओके, तो विद दिस आपका 3.1 टॉपिक वाटर रिसोर्स कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक 3.2 फोर्टिफिकेशन एंड द रोड्स। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी, जो अभी मैं तुम्हें इतना एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर बता रही हूँ, और विजयनगर फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी जैसे उन्होंने करी हुई थी, उसके बारे में हम इसमें फोर्टिफिकेशन एंड द रोड्स। तो हमें फोर्टिफिकेशन के बारे में कैसे पता चला? एक इंसान है, एक आदमी है, अबूदर रज़ाक।
ठीक है। अबूदर रज़ाक जो थे वो एम्बेसडर थे फ्रॉम पर्शिया टू कैलिकट, वो आए थे एंड उन्होंने एक्सटेंसिवली बताया था अबाउट द फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि किस तरीके का विजयनगर का फोर्टिफिकेशन था। उन्होंने बताया कि जो विजयनगर का फोर्टिफिकेशन था दैट वाज ऑफ 7 लाइन्स, 7 लाइन्स थी उनकी, ऐसे मैंने आपको बताया 7 लाइन्स थी, किला बंद हो रखा था एंड उन 7 लाइन्स के बीच में एग्रीकल्चर भी था, हिंटरलैंड भी था, फॉरेस्ट भी था और इट इंक्लूडेड द रेजिडेंशियल एरियाज ऑल्सो। और जो आउटर मोस्ट वॉल थी ना, जो सबसे भारी वॉल थी किले की, सबसे आखिरी वॉल जिसको आप कह सकते हो, वो जो थी, वो जो हिल्स सराउंड करती थी ना, मैंने आपको बताया ग्रेनाइट हिल्स जो सराउंड करती थी सिटी को, उससे लिंक्ड थी, यानी कि जो आउटर वॉल थी वो हिल्स से लिंक्ड थी। अब मेनली फोर्टिफिकेशन क्यों कराई जाती है? हमले से बचने के लिए। हमने देखा कि हमने पद्मावत मूवी में देखा था, आपने हम सब ने वो मूवी देखी, तो आप उससे कनेक्ट करो इसको। अच्छा, उतना जो हमारी पद्मावत मूवी थी वहां पे हमने देखा जब खिजली बाहर बैठा होता है तो वो अंदर क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि किले की दीवार जो थी वो बहुत ऊंची थी। ठीक है, तो इसीलिए दुश्मनों से, वो तो नेचुरल थी कि पहाड़ी थी, बट यहाँ पे इन्होंने जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने फोर्टिफिकेशन कराई थी, इन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें लगाई थी, जिससे कि जो अगर कोई अटैक करने के लिए आ रहा है वो किले के अंदर ना घुस सके। ठीक है, तो हमेशा ये जो टेक्निक है हर कोई अपनाता है फोर्टिफिकेशन करने की, बट विजयनगर एम्पायर की जो फोर्टिफिकेशन टेक्निक थी कुछ ज्यादा ही एडवांस थी। 7 लेन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन थी, एक के बीच में 2 दीवार के बीच में एग्रीकल्चर भी हो रहा है, फिर 2 दीवार के बीच में हिंटरलैंड है, फिर 2 दीवार के बीच में फॉरेस्ट है, फिर 2 दीवार के बीच में एग्रीकल्चर स्टोर हो गया रखा हुआ है, ग्रेनरी भंडार घर है, और फिर 2 दीवार के बीच में वाटर भी हैगा। तो यानी कि अगर बाहर दुश्मन आके बैठ गया है तो एग्रीकल्चर भी साथ साथ होता रहेगा, ग्रेनरी पूरी भरी रहेंगी और उनको कोई भी खतरा नहीं होगा। तो ये मेन रीजन था फोर्टिफिकेशन करवाने का इनका। ठीक है, उसके बाद देयर वाज नो मोर्टर और सीमेंट यूज। मोर्टर क्या होता है? गाढ़ा होता है, गाढ़ा, जिससे 2 पत्थरों को आपस में जोड़ा जाता है ना, सीमेंट जैसे आजकल यूज होता है। तो यहाँ पे जितने भी पत्थर यूज हुए थे दीवार बनाने के लिए, इसमें सीमेंट का यूज ही नहीं हुआ था। इमेजिन करो, पता नहीं कैसे इन्होंने जोड़ा होगा। तो यस, दे यूज्ड वेज शेप्ड रॉक्स। वेज हील्स होती है ना हमारी, वेज शेप्ड रॉक्स इन्होंने यूज करे थे एंड ये रॉक्स आपस में ही एक दूसरे से पजल की तरह जुड़ के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हुए थे कि इनके अंदर सीमेंट लगाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। स्टोन वर वेज शेप्स एंड दे वर अर्थ पैक्ड हो गए थे वो अर्थ से ही, यानी कि आपस में ये वॉल्स में पैक हो गए थे। ऐसा कोई डर नहीं था कि दीवार गिर जाएगी। इन्होंने सीमेंट नहीं यूज करा, तब भी वो दीवार बहुत अच्छे से खड़ी हुई थी। एंड बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वॉल्स देयर वर कल्टिवेटेड फील्ड्स, एग्रीकल्चर एंड हाउसेस। यानी कि जो पहली दीवार थी, दूसरी दीवार और तीसरी दीवार, इसके बीच में एग्रीकल्चर फील्ड्स भी थी, एग्रीकल्चर लैंड भी था, वाटर रिजर्वॉयर भी थे और लोगों के घर भी थे। तो आप इमेजिन करो कितना एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर था हमारे विजयनगर एम्पायर का। अब ये सब तो अबूदर रज़ाक ने बताया। एक और हमारे राइटर का नाम बता रखा है पाइस ने बताया कि जो फर्स्ट सर्किट था, पहली जो सर्किट थी टू एंटर द सिटी, उसमें बहुत सारी फील्ड्स थी एंड उसके अंदर गार्डन भी था, वाटर भी थे। एंड जो वाटर था एम्बैंकमेंट्स के अंदर, यानी कि जो दीवारों के अंदर वो जो वॉल्स थी उनके बीच में हम कह रहे हैं कि वाटर तक था, रिजर्वॉयर बना हुआ था वाटर का, उसमें पानी कैसे आता था? ठीक है, तो पानी आता तो उसके अंदर 2 लेक्स से, और उन लेक्स में पानी आता था थ्रू द थंजभद्रा, जो हमारी रिवर है उसी से पानी आता था। ठीक है, तो विद दिस वी आर क्लियर दैट जो हमारा विजयनगर एम्पायर है उसमें मेनली जो हमारा जो वाटर था वो तुंगभद्रा रिवर से आता था। अभी मैंने गलत बोल दिया था, तो तुंगभद्रा रिवर से मेनली विजयनगर एम्पायर के अंदर वाटर जाता था। ठीक है, अब वाई डिड दे इंक्लूडेड एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट इनटू द फोर्टिफिकेशन, यानी कि इन्होंने जो अपनी फोर्टिफिकेशन करी है, किले के बाहर जो इन्होंने दीवार खड़ी करी थी, इसके बीच में एग्रीकल्चर ट्रैक्ट क्यों ले लिया इन्होंने? बाहर क्यों नहीं रखा इन्होंने एग्रीकल्चर ट्रैक्ट को? ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन करने का रीजन क्या था? ऑब्वियस है, दुश्मनों से बचने के लिए। बुक में वर्ड दे रखा है मेडिवल सीज, यानी कि कई बार दुश्मन बाहर से आके अटैक करने के लिए गेट के बाहर बैठ जाते थे, यानी कि किले के बाहर बैठ जाते थे। जैसे हमने मूवी में देखा था, खिलजी बैठ गया था गेट के बाहर।
ठीक है। तो वो जब वो गेट के बाहर बैठ जाते, वो क्या करते हैं, जितने भी रास्ते होते हैं अंदर ग्रेन पहुंचाने के, खाने की सामग्री पहुंचाने के, वो बंद कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए विजयनगर एम्पायर वालों ने एक अपना दिमाग चलाया कि अगर हम किले की दीवारों के अंदर ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ओके। और जो बाकी मेनली आजकल जो पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वो भंडार घर बना के रखते थे, उसमें ग्रेन्स संभाल के रखते थे, तो 1-2 साल तक उनका चल जाता था। बट कई बार जो मेडिवल सीज होती थी, यानी कि जो दुश्मन अटैक करने के लिए आता, वो 2-3 साल तक भी बाहर बैठा रहता था। तो इसलिए राजा जो विजयनगर के थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्रीकल्चर जो लैंड था उसको अपने फोर्टिफाइड एरिया के अंदर ही रखा। मेनली धमकी क्या दी हो जाती थी कि जैसे जो दुश्मन बाहर बैठा है वो राजा को फोर्स करता था कि वो एक टाइम आएगा वो आत्मसमर्पण कर देगा, जब जो उसके पास उसकी प्रजा को बचाने के लिए खाना ही नहीं बचेगा तो उसे आके आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो इसीलिए विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे उन्होंने फोर्टिफिकेशन करवा के एग्रीकल्चर लैंड ही अंदर कर लिया कि अगर बाहर दुश्मन बैठा है तो बैठा रहने दो, हम तो अपनी एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट भी, हमारे पास वाटर भी है, हम आराम से अपना अंदर रह लेंगे किले की दीवारों के अंदर। तो मेडिवल सीज अपने मैंने यहाँ लिखा है कि कई बार सालों भर तक चलती रहती थी, जो लार्ज ग्रेनरीज होती थी उनका भी खाना खत्म हो जाता था। तो इसलिए जो हमारे विजयनगर एम्पायर के जो लीडर्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। क्या थी कि जो एग्रीकल्चर बेल्ट है वो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर उन्होंने बनाई। ठीक है। जो सेकेंड लाइन बेल्ट थी वो क्या थी, इट जॉइन टू इनर कोर ऑफ द अर्बन सेंटर, यानी कि अर्बन सेंटर जहाँ पे लोकल रेजिडेंशियल पॉपुलेशन रहती थी वहां तक वो जाती थी। ठीक है। जो गेट्स थे, यानी कि अब एंटर करने के लिए जो गेट बने हुए थे, एक दीवार से दूसरी दीवार में जाओगे, एंट्री पॉइंट पे जो गेट्स बने हुए थे वो भी बहुत ही इलेबोरेट से थे, बहुत ही सुंदर बने हुए थे। वो उनका आर्किटेक्चर बड़ा अलग से टाइप का था। इट आर्किटेक्चर इंक्लूडेड आर्क्स एंड डोम्स, यानी कि जो गेटवेज थे, अब आपको याद रखनी है ये चीज, जो गेटवे था उसका आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया सा था। और उस बढ़िया आर्किटेक्चर में क्या चीज थी, एक आर्क्स थे। आर्क्स क्या होता है, ऐसे आर्क होती है ना, ऐसे ऐसे इलेबोरेट स्ट्रक्चर में यूं आर्क्स बनी हुई थी, या फिर ऐसे आर्क्स बनी हुई थी और इस पे नक्काशी हो रखी थी। आप बुक में फोटो देखो गेट्स की। ठीक है। तो आर्क्स बने हुए थे और डोम्स बने हुए थे। ठीक है। और ये आर्क्स और डोम्स बनाने का जो स्टाइल था, कहा गया है कि ये कॉपी किया गया है थ्रू द टर्किश सुल्तान या फिर इंडो इस्लामिक जो दौर है उससे कॉपी करके इन्होंने अपने गेट्स पे आर्क्स और डोम्स बनाए हुए थे। तो किले की दीवार अंडर का एंटर करने के लिए बहुत वेल गार्डेड गेट्स होते थे, इतने बड़े बड़े से गेट्स होते थे। आपकी बुक में गेट बना भी हुआ है, उस गेट पे सिपाही खड़े होते थे। तो सिक्योरिटी काफी अच्छी खासी थी हमारे विजयनगर एम्पायर की। अब आ जाओ अबाउट द रोड स्टडी। किस टाइप की रोड्स थी, जो रोड्स थी मेनली वैलीज से होके गुजरती थी, और जो रॉकी टेरेन था यानी कि पथरीले इलाके से रोड्स नहीं जाती थी। कई रोड्स जो थी वो इतनी वेल कनेक्टेड थी कि वो टेम्पल को, गेटवे और बाजार तीनों को कनेक्ट करती थी। तो रोड्स के बारे में इतना ही बता रखा है आपकी बुक के अंदर। तो विद दिस तुम्हें फोर्टिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एग्रीकल्चर ट्रैक्ट को, एग्रीकल्चर बेल्ट को फोर्टिफाइड एरिया के अंदर क्यों रखा गया। तो आपको पता है खाने का दिक्कत ना हो, तो इसलिए एग्रीकल्चर ट्रैक्ट को फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रखा गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक 3.3 द अर्बन कोर। ठीक है। तो अर्बन कोर में मेनली हमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो लोकल पॉपुलेशन के बारे में अभी भी हमें बहुत कम ही पता है। क्यों? क्योंकि रूलिंग एलाइट के बारे में ही पता होता है। हिस्टोरिकली हमें जो लोकल लोग होते हैं उनके बारे में बहुत थोड़ा सा हमें पता होता है। ठीक है। तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरियाज थी, वहां पे फाइन चाइनीज पोर्सिलीन मिली उन्हें। चाइनीज पोर्सिलीन मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो उन्हें मिले। बॉन चाइना जिसे भी कई लोग कहते हैं, तो वो उन्हें मिला। उस समय पे बॉन चाइना वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, आप कह सकते हो, उसकी चीज़ें एक्सपेंसिव होती थी। तो वो मिलना मतलब क्या है कि जो विजयनगर एम्पायर का जो वो अर्बन कोर था, वहाँ पे अमीर लोग रहते थे, वहाँ पे रिच ट्रेडर्स रहते थे। एंड मेनली ये भी समझ में आया कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉस्क भी थे और बहुत सारे टोम्स भी थे। और जो मॉस्क और टोम्स थे ना, उनका डिज़ाइन बिल्कुल जो हम्पी के टेम्पल्स थे उनसे मिलता जुलता था। हम्पी यानी विजयनगर के जितने भी टेम्पल्स थे उनमें मंडपास होते थे। तो वैसे ही जो मॉस्क और टॉम्स थे उनके अंदर भी मंडप थे। तो इससे पता चला कि मुस्लिम रेजिडेंशियल भी वहां पे था। 16th सेंचुरी के अंदर एक पोर्चुगीज ट्रैवलर आया जिसका नाम था बारबोसा। क्या नाम था? बारबोसा। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। उसने बताया कि जो लोगों के घर थे, हाउस ऑफ पीपल था, यहाँ देखो, दे वर थैच्ड
थैच्ड मतलब घास के बने हुए थे, बट दे वर वेरी वेल बिल्ट एंड अरेंज्ड इन द लॉन्ग स्ट्रीट्स, यानी कि एक लंबी सी गली के अंदर सारे घर बने हुए थे, वेल बिल्ट थे, बट वो घास के बने हुए थे, यानी कि उनकी छत जो थी वो घास की हो सकती है। और बहुत सारी श्राइन्स थी, लोकल स्मॉल टेम्पल्स थे, छोटी छोटी श्राइन्स भी थी, टेम्पल्स भी थे, जो अलग अलग कम्युनिटी मेंटेन करती थी। उस ज़माने में बहुत सारे रिलीजन होते थे, हर एक अपने गॉड होते थे, तो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के अपने अपने छोटे छोटे टेम्पल्स भी हुआ करते थे। वेल्स थे, रेन वाटर कलेक्टिंग टैंक्स थे, ऑर्डिनरी टैंक्स थे, टेम्पल्स के अंदर टैंक्स थे, तो पानी की भी वहाँ पे उन्होंने सब इंतज़ाम कर रखे थे। वाटर बॉडीज़ बहुत सारे टाइप की थी, नेचुरल भी थी एंड आर्टिफिशियल भी थी। तो विद दिस आपका अर्बन कोर टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो ओके गाइज, तो इस चैप्टर के अंदर टोटल हमारे 6 टॉपिक्स है, उसमें से 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। बाकी का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, वो वीडियो हर बच्चा ज़रूर देखेगा जिसमें मैंने 4, 5 और 6 टॉपिक पढ़ाए हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अभी अपने सारे क्लासमेट्स के साथ मेरी इस वीडियो को एंड बाकी सभी वीडियोस को शेयर कर देना। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर के नोट्स डल चुके हैं इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स भी डाल दूंगी, टाइप्ड नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, सब डला हुआ है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, जाके मुझे फॉलो करो। हाईलाइट सेक्शन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, and don't forget to like, share and subscribe.